एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था एनसीईआरटी मैपिंग सीरीज, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को डिटेल में स्टडी करते हैं कि कहाँ से हमें कैसे पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग इसमें जो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि मतलब इसमें से कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में या इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर, इसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमें इसमें जो है ड्रग्स के बारे में जानना है और अल्कोहल जब इंसान लेता है, मतलब खासकर एडोलेसेंस पीरियड में, तब उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, कैसे उससे बचा जा सकता है या क्या उसके यूजेस होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला ड्रग्स है हमारा, ठीक है, उसका नाम है ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स क्या होता है? जब ओपियोइड को कोई भी इंसान कंज्यूम करता है, सबसे पहले वो क्या होता है, जो हमारा उसका जो रिसेप्टर होता है उस पे जाके वो बाइंड करता है। तो ये क्या करता है, ओपियोइड रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है हमारे कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहां पे जाके बाइंड करेगा। मतलब ओपियोइड्स किसी ने लिया तो उसका जो रिसेप्टर है, यानी कहाँ पे है वो रिसेप्टर, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दूसरा है कहाँ पे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये वहां पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, उस वहां पे रिसेप्टर होगा, उसके साथ ही जाके बाइंड करेगा, बाइंड स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल आता है कि ये जब वहां पे बाइंड करता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट्स हो करता है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहली बात तो उसने इसमें बाइंड कर लिया, जैसे इसका कॉमन एग्जांपल है हीरोइन। ठीक है, हीरोइन क्या होता है, इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, स्मैक कहते हैं। जो केमिकली क्या होता है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं, दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, एक पेड़ होता है उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, जो कि आपका पॉपी प्लांट जिसका नाम है पेपर सोम्निफेरम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा इसका जो कॉमन एग्जांपल है उस एग्जांपल का नाम है हेरोइन। ठीक है, हेरोइन क्या होता है, इसको हम लोग, एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ये ओडरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं। और ये मॉर्फिन ऑब्टेन कहाँ से होता है, ये एक पेड़ होता है इसका नाम है पेपर सोम्निफेरम, उससे हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में काफी पूछता है, वो है इसका स्ट्रक्चर, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। ये मॉर्फिन है और ये मॉर्फिन है। ठीक है, ये जो मॉर्फिन है इसका स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एग्जाम पे, कि कई सारे स्ट्रक्चर, जैसे कि एम्स में पूछा गया है कई बार क्वेश्चंस, कि कई सारे आपके डायग्राम्स ये रखेंगे, बोलेंगे मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर होता है। इसको याद कैसे किया जाए, एक और स्ट्रक्चर आएगा सामने आगे आपके, वो भी आपको याद रखना है। इसमें आपको याद ऐसे रखना है कि एक बेंजीन यहाँ होगा, ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, जब तीन दिख जाए तो वो क्या होगा, मॉर्फिन होगा, तीन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, थ्री साइक्लिक कंपाउंड, थ्री साइक्लिक कंपाउंड जहां पे होंगे वो क्या होगा, आपका मॉर्फिन होगा। ठीक है, तो इतना आपको इस वाले में याद रखना है। इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको हम लोग इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट तरीका, या मैं कहूँ बेस्ट तरीका क्या ही होगा, इसमें जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। ठीक है, कैसे करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, स्नॉटिंग के थ्रू जो है इसको कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, ये हेरोइन होता है क्या है, ये एक डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, यानी कि बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करने में मदद करता है ये। ठीक है, बस इतना इसका काम। तो दिस वाज अबाउट ओपियोइड्स। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या याद रखना है, किसका जो कॉमन एग्जांपल है क्या, हेरोइन है। क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है, बिटर होता है। कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करते हैं। मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, पेपर सोम्निफेरम नाम का जो पेड़ है वहां से ऑब्टेन होता है। और दूसरा जो एग्जाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका स्ट्रक्चर, कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्री साइक्लिक कंपाउंड वाला अगर दिख जाए आपको तो वो क्या होता है, आपका मॉर्फिन होता है। उसका हम लोग क्या करते हैं, डाइएसिटाइलेशन करते हैं। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि इसको हम लोग स्नॉटिंग या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, हमारे ये डिप्रेसेंट होता है, हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ड्रग्स देखना है वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स व्हिच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। ठीक है, जैसा कि हमारा ओपियोइड्स था, उसका जो रिसेप्टर था वो कहाँ पे था, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में था। सेम इसी तरीके से जो
कैनाबिनॉइड्स है उसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रेन में रिसेप्टर होगा, ये वहां पे जाके उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। जो नेचुरल, इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं हम लोग, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ड्रग्स है, फॉलोइंग ड्रग्स जिसका जो है हम लोग कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से ही ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या, पूरा का पूरा फ्लावर, ठीक है। उसमें थैलेमस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, पूरा कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैनाबिस, ठीक है। कौन सा पेड़ होता है, इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। जैसे पेपेबर सोमनिफेरम से हम लोग मॉर्फिन ऑब्टेन करते हैं, उसी तरह कैनाबिस सटाइवा से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और इसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। The flower tops, leaves, and the resins of cannabis plants are used in various combination to produce marijuana, hashish, चरस एंड गांजा। ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं, marijuana, hashish, चरस एंड गांजा, ये इसका क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। इसको क्या, जैसे हम लोग मॉर्फिन को क्या करते थे, इंजेक्ट करते थे, स्नॉटिंग से कंज्यूम करते थे, इसको कैसे कंज्यूम करेंगे, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, मतलब इनहेल करके या ओरली इंजेस्ट करके जो इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, दे आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। अनदर जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का याद रखना है, जैसा कि मैंने बोला था, जहां पे 3 कंपाउंड आ जाएंगे आपको याद रखना है कि वो क्या होगा, मॉर्फिन होगा। तो एग्जाम में मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। तो आपका जो मॉर्फिन होगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 3 साइक्लिक कंपाउंड से। कैनाबिनॉइड्स को कैसे आप रिमेंबर करोगे, एक ओपन चेन से, ऐसा, ठीक है। जैसे आपके सामने एक ओपन चेन दिख जाए, वो क्या होगा, आपका कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। और ये कैनाबिस सटाइवा का लीव्स है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इसको। नेक्स्ट जो ड्रग है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोका एल्कोलाइड या कोकेन। इसके ऊपर कई बार सवाल आया, ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोका एल्कोलाइड या कोकेन जिसको कहते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, इराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इराइथ्रोजाइलम कोका नाम का एक पेड़ होता है, उससे ऑब्टेन करते हैं। इंडिया में सेम ऐसा नेटिव है जिसको हम लोग कहते हैं धतूरा, उससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब ये साउथ अमेरिकन प्लांट है इराइथ्रोजाइलम कोका, जिससे हम लोग कोकेन को ऑब्टेन करते हैं। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है। जैसे कि हमने रिसेप्टर्स को पढ़ा कि मॉर्फिन का रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पे होता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, सॉरी आपका जीआई ट्रैक्ट पे होता है, और कहाँ पे होता है, सीएनएस में होता है। सेम उस तरह कैनाबिनॉइड्स का कहाँ पे होता है, आपका ब्रेन में होता है। ये क्या करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका डोपामिन, उसके साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है, उसके वर्क के साथ ये इंटरफेयर करता है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, जैसे कि मॉर्फिन को हम लोग स्नॉट करते हैं, इसी तरह सेम जो हम लोग यहाँ पे इसको भी स्नॉटिंग से ही लिया जाता है। इट इज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, ठीक है। इससे होता क्या है, इंक्रीज एनर्जी ऐसा फीलिंग होता है। इसलिए जो कई बार क्या होता है, जो आपका डोप टेस्ट होता है एथलीट्स वगैरह के लिए, उसमें यही चेक करते हैं कि कहीं वो ये ड्रग्स तो नहीं लेता जिसमें उसकी एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका काम क्या है, इंक्रीज करना एनर्जी को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डोप टेस्ट होता है कई बार स्पोर्ट्स वगैरह में, ताकि एथलीट्स इसको जो है मिसयूज ना कर रहे हो, ठीक है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन काउजेज हेलुसिनेशंस, ठीक है। अगर हेलुसिनेशंस का मतलब क्या होता है, जो नहीं हो रहा है वो भी आप एज्यूम करने लगते हो कि वो भी हो रहा है, ठीक है। इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। इसके एक्सेसिव डोज से जो है ये सारे आ जाता है, जैसे हेलुसिनेशंस हो जाता है, ये आ जाता है अगर एक्सेसिव डोजेज में हो, ठीक है। वरना ये क्या करता है, अगर लिमिटेड डोज में हो तो यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा, ठीक है। एट्रोपा बेलोडोना और धतूरा वो पेड़ है जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं, जस्ट लाइक दिस प्लांट, ठीक है, जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं। एट्रोपा बेलोडोना और धतूरा भी वो प्लांट है जिससे सेम ये हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी आते हैं। कैनाबिनॉइड, ये जैसा कि मैंने बोला, अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्संस, ठीक है। इसलिए डोप टेस्ट वगैरह होता है स्पोर्ट्स वगैरह में, ये चेक करने के लिए कि ये जो स्पोर्ट पर्सन है वो इसको यूज ना कर रहा हो फॉर द इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा जो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में छुपा रहता है, जो ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं, वो अब यहाँ पे आता है, ठीक है। वो क्या है, ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामिन्स, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope with mental illness and depression and insomnia are often abused। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम लोग जो है मेडिसिनली यूज करते हैं,
ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है क्या क्या, बारबिटूरेट्स हो गया, एम्फेटामिन्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया और अदर सिमिलर ड्रग दैट आर यूज्ड एज मेडिसिन। किसको हम लोग यूज करते हैं, जो मेंटल इलनेस के शिकार है, जैसे डिप्रेशन वगैरह के या इंसोम्निया के। ठीक है, उनमें क्या होता है, एक बार उनको अगर दे दिया जाए दवाई, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक मेंटल इलनेस का कोई पेशेंट है, उसको हमने ये बारबिटूरेट्स दे दिया या एम्फेटामिन्स दे दिया, बेंजोडाइजेपिन्स दे दिया, तो अब क्या होता है, उसको इसकी आदत लग जाती है। ठीक है, अब वो इन दवाइयों के बिना नहीं रह सकता, मतलब उसको हमने लिमिटेड डोज में दिया था ठीक करने के लिए, बट वो क्या करता है, उसको अब्यूज करने लगता है, मतलब उसको बिना उसके जो उसका काम नहीं चलता, उसको बार बार लेना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलता है, दे आर ऑफन अब्यूज्ड। मॉर्फिन, जो कि वेरी इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। सेवरल प्लांट फ्रूट्स and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals। तो इसमें ये बताया गया, हमने जो मॉर्फिन के बारे में पढ़ा था, मॉर्फिन भी अब्यूज किया जाता है, मतलब उसको कंज्यूम किया जाता है बहुत, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका यूज होता है। क्या यूज होता है उसका, जो पेशेंट्स में सर्जरी की गई होती है, जो पेशेंट सर्जरी अंडर होता है, उनमें जिनमें सर्जरी हुई हुई होती है अभी, उनमें पेन किलर के तौर पे हम लोग मॉर्फिन का यूज करते हैं, जिसको बाद में क्या कहता है, अब्यूज कर लिया जाता है, मतलब ये भी क्या होता है, इसकी आदत लग जाती है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। ठीक है, ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट से ज्यादा लेने लगते हैं, जो अगर लिमिट में इसको लिया जा रहा है, जस्ट लाइक कि अगर सिर्फ पेन किलर के तौर पे ले जा रहा है तब तक ये ठीक है, लेकिन अगर मॉर्फिन को आप कंज्यूम करते जा रहे हो बार बार, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है ड्रग अब्यूज का केस। ठीक है, फिर वहां पे आ जाते हैं प्रॉब्लम्स। इसके बाद ड्रग्स के अलावा जो अनदर आपको देखना है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो है स्मोकिंग। ठीक है, Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed or used as a snuff. Tobacco contains large number of chemical substances जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निकोटीन कहते हैं, जो कि एक अल्कोलाइड है। निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड to release the adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raises the blood pressure and increase heart rate। ठीक है, मतलब जो टोबैको है आपका, टोबैको में क्या होता है, आपका निकोटीन नाम का केमिकल होता है, जो कि एक अल्कोलाइड है, जैसे मैंने पढ़ा था अभी कोका अल्कोलाइड, उसी तरीके से अल्कोलाइड है ये क्या करता है, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एड्रेनलिन एंड नॉट एड्रेनलिन। आपको पता है एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन को फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन कहते हैं, तभी रिलीज होता है जब हम लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन ये टोबैको क्या करता है कि इसको पहले बिना किसी सिचुएशन के, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया जो काफी इमरजेंसी वाला, उसमें भी इसको रिलीज कर देता है। किसको, आपका एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन को ब्लड सर्कुलेशन में, जो क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और हार्ट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों हार्मोन्स का काम ही होता है कि इंसान को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे मान लो आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया, तो वही इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करेगा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को, वो क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ा देगा, लेकिन ये तब होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। अभी नॉर्मल कंडीशन में व्हेन समवन इज यूजिंग द टोबैको, वो क्या करेगा, निकोटीन को रिलीज करेगा, निकोटीन क्या करेगा, हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, जो कि उस वक्त की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्मोकिंग होता है इज एसोसिएटेड इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड द थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स एक्सेट्रा। मतलब जो स्मोकिंग से इतने सारे डिजीज हो सकते हैं आपके, क्या क्या हो सकता है, कैंसर ऑफ लंग तो है ही, जो हमने कैंसर में पढ़ा था पिछले दिनों, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में और थ्रोट में कैंसर, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, इम्फाइजीमा। इम्फाइजीमा क्या होता है, इम्फाइजीमा अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा आपके सिलेबस में। इम्फाइजीमा क्या होता है, जब का एल्वियोली है उसमें क्या होता है, स्पेस कम पड़ जाते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको बोला जाता है इम्फाइजीमा। ठीक है, अब एक आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको पता हो इसका आंसर तो कमेंट में बताना कि इम्फाइजीमा को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन होता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नाम का चैप्टर है, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है कि इम्फाइजीमा को किससे ट्रीट करता है, अगर वो पता हो तो उसको बताना। तो इसको मैंने यहाँ पे देखो, इसको आप क्लास 11 से भी लिंक कर सकते हो, इसको आप क्लास 12 से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, इसको इम्फाइजीमा को, कि इम्फाइजीमा क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ भी दे रखा है, और इम्फाइजीमा को ट्रीट कैसे करते हैं ये आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा, ये सब भी से हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। टोबैको च्यूइंग से हमें पता है कि कैंसर जो है ओरल कैविटी में हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसका हो ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी। इस वजह से क्या हो जाता है, हमें पता है कि
स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भी हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ भी आप क्लास 11 से लिंक कर सकते हो इस टॉपिक में यहीं से क्या, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर आप कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट जो है हमारे ब्लड में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता है क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी से क्या डिजीजेस होते हैं ये भी आपको 11th में दे रखा है, अगर आपको पता हो तो उसको लिखना। ठीक है, कि ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस एंड ड्रग या अल्कोहल अब्यूज। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडोलेसेंस का पीरियड यानी कि 12 से 18 साल का जो पीरियड होता है, उसमें अगर कोई इन चीजों की लत लग जाती है, किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है या टोबैको की या स्मोकिंग की, तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये टॉपिक क्या बोल रहा है, एडोलेसेंस मीन बोथ ए पीरियड इन द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ, ये हमें पता है कि 12 से 18 साल का जो है ये एज होता है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल एडोलेसेंस क्या होता है, बहुत ही वल्नरेबल फेज होता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अगर इस टाइम पे, इस मोमेंट पे अगर कोई ड्रग्स का या अल्कोहल का या टोबैको का कंज्यूम करता है, तो उसको क्या होती है, इसकी आदत लग जाती है, फिर बाद में लेटर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लाइफ में। वो लेटर कॉम्प्लिकेशंस क्या, हमें वो लेटर कॉम्प्लिकेशंस को देखना है। ठीक है, ठीक है, ये सब आपके काम का नहीं है कि क्यूरियोसिटी क्या की वजह से होता है, ये होता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्यों होता है ये भी आपके काम का नहीं है। आपको क्या जानना है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो है विड्रॉवल सिंड्रोम। मतलब कि अगर मान लो किसी को लत लग गई है ड्रग्स की या किसी भी चीज की, टोबैको की, स्मोकिंग की, तो उसको क्या होता है, उसको छुटाया जाता है कि इसकी आदत को छुटानी है। तो जब उसकी आदत को छुटाई जाती है, ड्रग्स को अगर मान लो कोई कंज्यूम नहीं करता, तो क्या होता है, उसमें कई सारे सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। सेकीनेस आ जाते हैं बॉडी में, ठीक है, इंक्रीज एंगर हो जाता है, ये सब क्या होता है, विड्रॉवल सिंड्रोम के अंदर आता है। ठीक है, ये देखो ये वही यहाँ पे वही बात लिखी है, These drive the people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of the drugs or alcohol, leading to the greater intake or and addiction. ठीक है, मतलब कि अगर कोई कंटिन्यूसली ड्रग्स को कंज्यूम करता है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब वो लोअर डोजेस में फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर उनको क्या होता है, हाइयर डोजेस देने पड़ते हैं, हाइयर डोजेस में जाके फिर जाकर के वो रिसेप्टर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि इंटेक बढ़ जाता है, ड्रग्स का इंटेक बढ़ जाता है। ड्रग्स का इंटेक बढ़ जाता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब तो उसको हमें उसको छुड़वाना है उसके लत को, तो उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। ठीक है, Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if a regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued। मतलब आप कंटिन्यूसली कोई ले रहा है वो ड्रग्स को, मगर हमने क्या किया, अचानक से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उस जगह में क्या होगा, विड्रॉवल सिंड्रोम्स आएंगे। विड्रॉवल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलता है ड्रग्स अब्यूजर्स में, जैसे कि हो गया एंग्जाइटी हो गया, सेकीनेस हो गया, नोजिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, which may be relieved when the use is resumed again। मतलब एक बार आपने उसको दोबारा दे दिया, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, सेकीनेस, नोजिया, ये सब क्या होता है, चले जाते हैं। एक बार आपने क्या हो गया, इसको वापस से दे दिया, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कि कोई अगर ड्रग्स को कंटिन्यूसली ले रहा है या अल्कोहल को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, The immediate adverse effect of drugs and alcohol are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence। Obviously बात है, excessive use of drugs may lead to coma। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है उठ के आ जाता है एग्जाम में, जैसे एक्सेसिव use doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage। मतलब ये वो टॉपिक है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो आपको एनसीईआरटी में ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, A combination of drug or their intake along with the alcohol generally result in overdosing and even death। The most common warning sign of drug and alcohol abuse among youth include drop in, मतलब ये सब कुछ reasons है, drop in academic performance,
अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, ये सब वो टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब क्या इमीडिएट इफेक्ट होता है उनके ऊपर, लेटर ऑन क्या इफेक्ट होता है हमें ये देखना है। ठीक है, जैसे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका पूरे एनसीईआरटी में। ठीक है, ये देखो, दोज हु टेक ड्रग्स इंटरवेशनली डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन, हमें पता है अगर जिसने कोई डायरेक्टली इंजेक्ट करता है अपने वेन्स में ड्रग्स को तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, एक्वायर्ड सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। जो क्या करता है, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, मतलब इंट्रावीनसली का मतलब क्या है, इंजेक्ट करता है अपने वेन्स में डायरेक्टली, मतलब इंजेक्शंस का यूज करता है या नीडल का यूज करता है या सीरिंज का यूज करता है, उसको डायरेक्टली क्या होता है, क्या डिजीज होने के चांसेस होते हैं, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। बिल्कुल, जब एड्स पढ़ रहे थे हम लोग टॉपिक, तो हमने वहां पे देखा था कि क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से क्या होता है कि एड्स फैल सकता है। उसमें एक ये भी है कि अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल को यूज करते हो ड्रग्स को यूज अपने अंदर लेने के लिए, तो ये वायरसेस क्या होता है, एक से दूसरे में पास ऑन हो जाता है। ठीक है, हमें पता है एड्स और हेपेटाइटिस बी क्या होता है, फेटल होता है, बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है। अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है जब कोई कंज्यूम कर रहा होता है कंटिन्यूअसली इसको। देखो, the use of alcohol during adolescence may also have long term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver cirrhosis. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. ठीक है, मतलब अगर कोई अल्कोहल को यूज करता है तो उसके चांसेस क्या होते हैं कि वो एडल्टहुड एडोलेसेंस में अगर किसी ने अल्कोहल को यूज करने स्टार्ट किया, ड्रग्स का हमने देखा, हमने अल्कोहल का देखना है, अल्कोहल का अगर कोई एडोलेसेंस में यूज करता है तो एडल्टहुड में क्या होता है, वो हैवी ड्रिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है आपको उसको भी डैमेज करता है, इसके अलावा लीवर को डैमेज करता है। लीवर को कैसे डैमेज करता है, इसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। एक जो लीवर है उसमें क्या होता है, फैटी लीवर, फैटी हो जाता है, एकदम फैट्स वहां पे जमा हो जाते हैं, फैटी लीवर कहते हैं इसको हम लोग, किसको, लीवर सिरोसिस को। ठीक है, लीवर सिरोसिस होता है। द अदर यूज ऑफ ड्रग, अगर प्रेगनेंसी में कोई कंज्यूम कर रही है इसको तो क्या होता है, फीटस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अनदर यूज ऑफ ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर एनहांस देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जैसा हमने देखा, जो आपका स्पोर्ट पर्सन है उसको क्या होता है, वो इसको रॉन्गली यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से डोप टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, इसके अलावा द मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। तो ये जो आपका नार्कोटिक एनालिसिस होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है, डायूरेटिक्स होता है और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्पोर्ट पर्सन यूज करते हैं टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, पहली बात, एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, डोप टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या होता है। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है आपका, the side effect of the use of anabolic steroid in females include masculinization, ठीक है, masculine nature, features like male, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and body, इसके अलावा enlargement of clitoris, deepening of voice। ठीक है, ये फीमेल जो आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि स्पोर्ट पर्सन यूज करते हैं टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। अगर कोई फीमेल इसको कंज्यूम करती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड को, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मैस्कुलाइजेशन होता है, मतलब फीचर्स लाइक मेल आ जाते हैं उसमें, इंक्रीज हो जाता है एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सारे वो कॉम्प्लिकेशंस है जो किसी फीमेल में होता है अगर वो क्या यूज करती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड को यूज करते हैं। अगर कोई मेल इसको यूज करता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर मेल की बात करें, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के क्या इफेक्ट होते हैं, एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बॉल्डनेस, enlargement of the prostate gland। These effect may be permanent अगर इसको prolonged यूज करते हैं। ठीक है, तो है ना, ये जो टॉपिक है इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में।
आपके नीट के एग्जाम में, और जब एम्स का एग्जाम होता था तो एम्स में भी आता था, ठीक है, कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है अगर कोई फीमेल उसको कंज्यूम करती है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अगर कोई मेल कंज्यूम करता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये रहा फीमेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये रहा मेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कोई उतना कुछ खास टॉपिक नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसको आप एनसीईआरटी से स्टडी कर सकते हो कि पेरेंटिंग सही होनी चाहिए, ठीक है, पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसमें से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, ठीक है, इस टॉपिक से। इसके अलावा इवैल्यूएशन, मतलब ये पढ़ने के लिए सही है, ठीक है, एक मतलब जागरूक इंसान बनने के लिए टॉपिक दिया गया है ये वाला, वो सही है, एग्जाम में कभी से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, मतलब कैसे कहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोफेशनल हेल्प को की हमें या मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेसिकली यही होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, मतलब प्रिवेंशन अगर किया जाए वो ज्यादा बेटर है। तो ये टॉपिक था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। इस टॉपिक में इससे पहले हमने पहला वाला पार्ट देखा था, हमने उसमें देखा था कि हम एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही आएंगे और आपका एनसीईआरटी पे कमांड है, आपको ये पता है कि एनसीईआरटी में मुझे कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि इस पूरे सीरीज का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आपको पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी का सेक्शन है, इसमें मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जितना भी मैंने इसमें अंडरलाइन करवाया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो अभी मैंने बताया, ठीक है, उसमें जितना भी मैंने अंडरलाइन किया इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चंस यहीं से उठ के आते हैं और क्वेश्चन यहीं से उठ के आए भी है। जब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ये देखोगे कि इसमें वही सारे क्वेश्चन है जो अंडरलाइन है, तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि पूरा एनसीईआरटी को नहीं देखना होता, आपको सिर्फ वो पार्ट देखना होता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप एनसीईआरटी को कई बार रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, और कई बार रिवाइज करो ऑब्वियस सी बात है फिर मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं एनसीईआरटी को पूरा लेते हैं और ढंग देते हैं, ये आपको नहीं करना होता। ये सीरीज का मकसद ही है कि आपको ये सिखाया जाए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, नीट के एग्जाम के लिए आपका जो भी एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है उसके लिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, इस चैप्टर का क्वेश्चंस होगा, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।